नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वकालत की दुनिया में। मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून4ऑल.com, जिसपे कानून के बारे में चर्चा होती है, परिचर्चा होती है। पहले एपिसोड में दोस्तों हमने विचार विमर्श किया था आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रारंभिक जो बेस होता है, जो आधार है, उसके एक घटक के ऊपर, जो था कि अपराध क्या होता है। अपराध की परिभाषा जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अंतर्गत दी गई है, उस पर हमने विचार विमर्श किया था। आज हम अपराधों का वर्गीकरण करेंगे कि ये अपराध कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना, प्रकृति के अनुसार। अब इससे पहले कि हम अपराधों का वर्गीकरण करें, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अपराध क्या होता है और अपराध के मुख्य घटक क्या होते हैं। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अनुसार अपराध से अभिप्रेत कोई ऐसा कार्य है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा दंडनीय बना दिया गया है। मतलब कि आप कोई ऐसा कार्य, जैसे इस समय आप कोई ऐसा कार्य करें जो इस समय लागू हुई किसी भी विधि के अंतर्गत दंडनीय माना जाता है, तो आपके द्वारा किया गया वो कार्य अपराध होगा। इसी प्रकार आपको किसी विशेष कार्य, किसी कार्य को करने के लिए अधिकारिता दी गई है, आपको नियुक्त किया गया है कि इस कार्य के संपादन का सारा दायित्व आपके ऊपर है। कोई भी कार्य, सपोज कीजिए आप बैंक में कैशियर है, तो कैशियर का काम क्या होता है? पैसे जमा करना, बैंक की तिजोरी में डालना, और जिस अकाउंट में उसने पैसे लिए हैं उस अकाउंट में उस पैसे का रिफ्लेक्शन हो, यह सुनिश्चित करना, ठीक है। अब कैशियर कि ये 3-4 महत्वपूर्ण काम है। यदि कैशियर ये 3-4 महत्वपूर्ण काम जो उसको करने हैं नहीं करता है और इससे किसी को इंजरी होती है, और ये कार्य उस समय प्रयुक्त, यानी उस समय लागू हुई किसी विधि के अंदर गत दंडनीय माना जाता है, तो ये माना जाएगा कि अब कैशियर ने जो अपना काम नहीं किया है, अपना काम न करके उसने अपराध किया है। तो अपराध के 2 मुख्य घटक कौन से होते हैं कि ऐसा कार्य जो तत्समय प्रवृत्त उस समय लागू हुई किसी विधि के अंतर्गत दंडनीय हो, वो अपराध हो गया। दूसरा, ऐसा कोई कार्य जो नहीं किया गया और उस कार्य का न करना उस समय लागू हुई किसी विधि के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है, तो वो अपराध हो गया। इसका तीसरा घटक होता है वो पशु अत्याचार अधिनियम, यानी कि एनिमल एट्रोसिटीज एक्ट 1871 की धारा 20 से संबंधित है। यानी कि इस सेक्शन, यानी कि धारा 20 के अंतर्गत अगर आप कोई कंप्लेन फाइल करते हैं ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के पास, आदरणीय दंडाधिकारी महोदय के पास, तो उस परिवाद में जो भी आप अभिकथन करते हैं कि इस प्रकार की घटना की गई है, तो वो दंडनीय माना जाता है और वो अपराध होता है। तो ये थी अपराध की परिभाषा जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दी गई है। अब आते हैं अपराधों का वर्गीकरण। दोस्तों, सामान्य तौर पे अगर आम जनता से पूछें तो वो ये कहते हैं, या किसी भी आप आम जनता से पूछ लें, तो अपराध क्या होता है, अपराध कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आम आदमी ये बोलता है कि भाई ये अपराध तो 2 होते हैं, एक जिसमें जमानत मिल जाती है और इसमें जमानत मिलने में मुश्किल होती है, यानी कि जमानती और गैर जमानती है। जब आप किसी विद्यार्थी से पूछते हैं जो विधि शास्त्र का विद्यार्थी है, तो वो ये बताता है कि अपराध 2 तरह के होते हैं। एक तो संज्ञेय, जिसको कॉग्निजेबल कहते हैं, और दूसरा असंज्ञेय, जिसको नॉन कॉग्निजेबल कहते हैं। अब किसी व्यवहारिक, जो प्रैक्टिकल में वास्तव में जो एडवोकेसी करते हैं, जो वकालत की दुनिया में वकील के रूप में स्थापित हैं, यदि आप उन लोगों से पूछें तो वो कहते हैं भैया अपराध के हिसाब से तो 2 प्रकार के केस बनते हैं, एक वारंट मामला, एक समन मामला। अब सवाल ये आता है कि ये जमानती है, गैर जमानती है, संज्ञेय, असंज्ञेय, वारंट मामला और समन मामला, आखिर होता क्या है? इसको हम समझेंगे कैसे? क्योंकि बहुत सारे इसमें
कंफ्यूजन होते हैं। कंफ्यूजन का मतलब विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं सामने आती हैं जो जिस अर्थ में इनको समझना चाहता है उसी प्रकार परिभाषित कर देता है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि जमानतीय और अजमानतीय यानी कि गैर जमानती अपराध क्या होते हैं। दोस्तों, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2(ढ) में जाके अपराध की परिभाषा दी गई है, परंतु 2(क) के अंदर ही जमानती अपराध बता दिया गया है कि वो क्या होता है। तो दंड प्रक्रिया संहिता या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2(क) के अनुसार जमानती अपराध वो अपराध उन अपराधों को माना जाता है जो प्रथम अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल जो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दी गई है उसमें जमानतीय बताया गया है। यानी कि ऐसा कोई कार्य जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है वो जमानती अपराध होगा, या कोई ऐसा कार्य जो उस समय लागू हुई विधि के अंतर्गत दंडनीय है परंतु जमानती है, तो ऐसे कार्य को हम अपराध मानेंगे और ये जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। अब अजमानतीय क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, जो अपराध जमानतीय नहीं है वो अजमानतीय अपराध होते हैं। यानी कि अजमानतीय अपराध वो अपराध होते हैं जो जमानती अपराध से भिन्न होते हैं। यही परिभाषा आपको 2(क) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(क) में मिलेगी। अब आप इसको अगर और विस्तृत रूप में देखना चाहें तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 और 437 को भली भांति अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि 436 में जमानती अपराध में पकड़े गए किसी व्यक्ति को जमानत देने के बारे में प्रावधान किया गया है। उसी तरह 437 में गैर जमानती अपराध के लिए पकड़े गए व्यक्ति को जमानत देने के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो आपका जो कंसेप्ट है, जो आपका ज्ञान है, वो इन धाराओं का अध्ययन करने के पश्चात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2(ग) को देखना पड़ेगा। अब ये 2(ग) कहती क्या है? देखिए, संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रात है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि संज्ञेय अपराध क्या होता है? संज्ञेय अपराध वो उन अपराधों को कहते हैं जिसमें आरोपित व्यक्ति को पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और 24 घंटे अपने पास रखकर मजिस्ट्रेट के सामने, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर सकता है। ये 24 घंटे रखना उनको जरूर होता है, 24 घंटे से ज्यादा वो नहीं रख सकते। जिस दिन उन्होंने अरेस्ट किया उनको उस दिन से 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्त को प्रस्तुत करना रहता है। तो संज्ञेय अपराध क्या होता है? जिसमें एक पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए आदेश के अनुसार या उस समय लागू हुई किसी विधि के अंतर्गत वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, वो संज्ञेय अपराध होता है, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। तो सिंपल भाषा में हम क्या कहेंगे कि भैया वो अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी गिरफ्तार करने के लिए, वारंट के बिना ही वो गिरफ्तार कर लेगा, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। अब आ जाते हैं असंज्ञेय अपराध। तो असंज्ञेय अपराध को अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 2(ठ) यानी कि ठठेर वाला ठ, 2(ठ) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसके लिए क्या बोलता है आपराधिक प्रक्रिया संहिता? क्या बोलती है? असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है
जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं होता है। यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक पुलिस अधिकारी अभियुक्त व्यक्ति को, जिसके ऊपर असंज्ञेय अपराध करने का आरोप लगा है, उसको वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। असंज्ञेय अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी को वारंट की आवश्यकता पड़ती है, और वो वारंट आदरणीय न्यायालय से ही मिल सकता है, क्योंकि वारंट जारी करने का अधिकार या सिर्फ और सिर्फ आदरणीय न्यायालय को होता है। पुलिस अधिकारी नोटिस इशू करता है, याद रखिए इस बात को। तो संज्ञेय अपराध क्या होता है? जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। और असंज्ञेय अपराध क्या होता है? जिसमें गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस अधिकारी को वारंट की आवश्यकता पड़ती है। तो क्लियर हो गया? कोई भी प्रश्न होगा तो आप कमेंट्स करके मुझे इस बारे में या तो ज्ञान दे सकते हैं या मुझसे ज्ञान ले सकते हैं, अपनी जिज्ञासा प्रकट करके। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम सम्मन मामला। सम्मन मामला क्या होता है भाई? वारंट मामला क्या होता है? आपने सुना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सम्मन मामला है, वारंट मामला है। ये होता क्या है? तो चलिए देखते हैं सम्मन मामला। सम्मन मामला को दंड प्रक्रिया संहिता या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2(ब) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अब ये क्या कहता है 2(ब)? सम्मन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। अब समझे आप? नहीं समझे? क्योंकि सम्मन मामला को समझने के लिए अब आपको वारंट मामला समझना पड़ेगा। यानी कि धारा 2(ब) को समझने के लिए आपको धारा 2(भ) यानी कि भालू वाला भ, 2(भ) को समझना पड़ेगा। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2(भ) के अंतर्गत वारंट मामला को परिभाषित किया गया है। अब ये वारंट मामला क्या होता है? वारंट मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। मतलब परिभाषा क्या बोलती है कि एक अभियुक्त के द्वारा किया गया अपराध जिसके लिए मृत्यु यानी कि डेथ पेनल्टी है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, या 2 वर्ष से अधिक की सजा हो सकती है, ऐसा मामला जो होता है वो वारंट मामला के अधीन आता है। फिर से देख लीजिए इसको। यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध का ऐसा मामला जिसमें उस समय लागू हुई विधि के अनुसार वो अपराध, उस अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जा सकता है, या आजीवन कारावास दिया जा सकता है, या फिर 2 वर्ष से अधिक की अवधि का कारावास दिया जा सकता है, यानी जेल में डाला जा सकता है। तो ऐसा अगर कोई अपराध करता है तो उस व्यक्ति का जो मामला होता है उसको हम वारंट मामला कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सम्मन मामला। तो सम्मन मामला में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2(ब), बकरी वाला ब, 2(ब) क्या कहती है कि जो मामला वारंट मामला नहीं है वो सम्मन मामला है। यानी कि जो अपराध, जिस अपराध के लिए मृत्यु दंड की सजा नहीं हो सकती, आजीवन कारावास की सजा नहीं हो सकती, और 2 वर्ष से अधिक के अवधि की कारावास की सजा नहीं हो सकती, वो सम्मन मामला होगा। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो जिन अपराधों के लिए 2 वर्ष से अधिक की सजा नहीं होती है वो सम्मन मामला हो गया। और सीधे अर्थों में कहें तो जिन अपराधों के लिए 2 वर्ष से कम की सजा होती है या 2 वर्ष तक की सजा होती है वो सम्मन मामला होता है। बाकी का जितना होता है वो वारंट मामला होता है। यानी कि अगर किसी अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक की सजा हो गई, वारंट मामला हो गया। अब चाहे वो आजीवन कारावास की सजा हो, चाहे वो 7 साल की सजा हो, चाहे वो मृत्यु दंड से वाली सजा हो। तो इस प्रकार आप देखिए, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध,
वारंट मामला, सम्मन मामला, जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध। इन सभी की परिभाषाओं को हमने आज देखा, चर्चा की और परिचर्चा की। आप इनको एक के बाद एक सामान्य शब्दों में, अपने शब्दों में ढाल सकते हैं, अपनी परिभाषा खुद कर सकते हैं। संज्ञेय अपराध क्या होता है? जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। असंज्ञेय अपराध क्या होता है? जिसमें पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत पड़ती है, और वारंट कौन इशू करता है? कोर्ट। सम्मन मामला का क्या होता है? जिसमें दो या दो से कम वर्ष की कारावास की सजा हो, सम्मन मामला हो गया। और 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा होती है, अब वो चाहे 7 साल की हो, आजीवन कारावास हो, मृत्युदंड हो, वो सब के सब वारंट मामले हो जाते हैं। जमानती अपराध क्या होता है? तो भैया प्रथम सूची में जिन अपराधों को जमानती बताया गया है वो जमानती अपराध है। तो इस प्रकार हम इन छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों को अपने दैनिक प्रयोग में लाएंगे और आसपास के उदाहरणों से इसको समझने के प्रयास करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक एक जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता के शब्दकोश हैं, उनका अर्थ और उनकी परिभाषा आपके मस्तिष्क में बैठती चली जाएगी और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस परिचर्चा में इतना ही। आगे हम एक लैटिन मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसेट रिया, मीन्स कि केवल कार्य व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता है जब तक कि उस कार्य के पीछे उस व्यक्ति का आशय यानी कि इंटेंशन भी क्रिमिनल ना हो, अपराधी ना हो। यानी कि एक आपराधिक कार्य के गठन करने के लिए एक्टस रियस यानी आपराधिक कार्य और मेंस रिया यानी आपराधिक मस्तिष्क के बीच में समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। A crime cannot be committed by a person unless and until having with criminal mind, यानी कि आपराधिक आशय के बिना आपराधिक कार्य नहीं किया जा सकता। और इसी लैटिन मैक्सिम पे, ये हमारे यहाँ भी मैक्सिम होगा, इसी को उन लोगों ने उठा लिया होगा और लैटिन में कन्वर्ट कर दिया होगा, क्योंकि हमारा न्याय सूत्र बहुत बड़ा सूत्र है जो लिखा गया है। उसी न्याय सूत्र से मेघालय ने ये सारी चीजें उठा ली। खैर, ये तो बात का विषय है, परंतु यहाँ पे हम देखते हैं। तो अगले एपिसोड में हम इस मैक्सिम को समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्टस रियस एंड मेंस रिया, यानी कि आपराधिक कार्य और आपराधिक आशय में मिलकर किस प्रकार एक आपराधिक कार्य को अंजाम देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही एक एक शब्दों को परिभाषित अपनी भाषा में करते रहिए। जय हिंद।